हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनालाइज करेंगे एक प्राइवेट लिमिटेड बैलेंस शीट को। प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी हमारे पास आती है कोई लोन लेने के लिए, कोई लिमिट लेने के लिए, तो उसके फाइनेंशियल्स को कैसे स्टडी करना है, उसकी बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करना है, वो आज हम देखते हैं। हमारे पास हमारी ये अपनी एक एक्सेल शीट है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मुझे मेल ड्रॉप करके भी आप ये एक्सेल शीट मांग सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस बैलेंस शीट और पी के फिगर्स को अपनी एक्सेल शीट में फीड करेंगे। उससे ये एक्सेल शीट क्या करेगी, हमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, वो उसके कैलकुलेशंस ये करके हमको देगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस कंपनी को हम फाइनेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस एक्सेल शीट में पहले हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हम इसमें जो फीडिंग करेंगे वो हम लैक्स में करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो फाइनेंशियल्स हैं या जो बैलेंस शीट है वो रुपीज में है। हम उसको राउंड राउंड ऑफ करेंगे लैक्स में, और लैक्स में ये फिगर्स यहाँ पे फीड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बोरोवर का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डाला हुआ है। ऐसे ही फिर आप स्टेटमेंट की डेट डाल सकते हैं, यानी कि किस साल की बैलेंस शीट या किस साल के फाइनेंशियल्स को आप फीड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फीड करेंगे 31 मार्च 2020 के फाइनेंशियल्स को। तो हम यहाँ पर डालेंगे 31/03/2020। पूरे 12 महीने की बैलेंस शीट है आपके पास में, तो यहाँ 12 लिखा रहेगा, 12 लिखा रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि आप जो फाइनेंशियल्स फीड करने वाले हैं वो ऑडिटेड हैं, प्रोविजनल हैं, एस्टिमेटेड हैं, प्रोजेक्टेड हैं, या अनऑडिटेड फाइनल फिगर्स हैं। तो हमारे पास ऑडिटेड बैलेंस शीट है, तो हम इसलिए यहाँ पर ऑडिटेड चूज कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं। इस एक्सेल शीट में पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाले पेज पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये एक एक्चुअल बैलेंस शीट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कंपनी के नाम को और कंपनी का जो सीआईएन है उसको मास्क किया हुआ है, कि आइडेंटिटी जिससे रिवील ना हो इस वीडियो में। लेकिन ये एक एक्चुअल बैलेंस शीट है, और इसी तरह की बैलेंस शीट आपको जब आप बैंक में लोन्स पर डील कर रहे होते हैं तो आपको इसी तरह की के फाइनेंशियल्स देखने को मिलते हैं। चलिए, ये जो पेज है ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले इसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले है आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसकी फिगर ये दी हुई है। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, जैसे लिखा है 17, 18, 19, 20। इसी तरह से ज्यादातर कंपोनेंट्स के आगे आपको एक नोट नंबर लिखा हुआ दिखाई दे। जब भी आपके पास कोई भी कंपनी, कोई भी बोरोवर अपनी बैलेंस शीट लेकर आता है, अपने फाइनेंशियल्स लेकर आता है, तो आप उसके साथ शेड्यूल जरूर मांगिए, उसके नोट्स जरूर मांगिए। ऐसा ना हो कि वो बोरोवर आपको केवल बैलेंस शीट का मेन पेज, यानी कि ये वाला पेज, और प्रॉफिट एंड लॉस का मेन पेज दे, और बाकी शेड्यूल्स आपको ना दे। आपको शेड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट या पी&एल के अंदर जो फिगर्स आ रही हैं वो आ कहाँ से रही हैं, वो बनी कैसे फिगर आखिर। जैसे कि यहाँ पर रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आगे लिखा हुआ है नोट नंबर 17। तो हम 17 नंबर नोट में चलते हैं। इसके नीचे आपको नोट नंबर 17 मिलेगा। ये देखिए, एक एक करके नोट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये है नोट नंबर 17। यहाँ लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें कि सेल की फिगर आपको दी हुई है। तो ये पूरी की पूरी सेल की फिगर उठकर चली गई है पी&एल के अंदर। ये अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को लाख में कन्वर्ट करके हम अपनी एक्सेल शीट में फीड करेंगे। तो इसको हम लाख में कहेंगे 1383.75 कह सकते हैं इसे हम। तो ये फिगर हम फीड करेंगे यहाँ ग्रॉस सेल के अंदर, 1383.75। इसके बाद है अगला कंपोनेंट अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स में फिगर आपको दी हुई है 83,245, यानी यानी कि ये हो जाती है 0.83 लाख। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अदर इनकम या अदर रिसीट्स के नाम से अगर कोई कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है पी&एल के अंदर, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये इनकम ऑपरेशनल इनकम है या नॉन ऑपरेशनल इनकम है। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, कपड़े बनाती है। अब अगर गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ही किसी काम से, उसी काम से रिलेटेड उसको कोई इनकम होती है, तो वो कही जाएगी ऑपरेशनल इनकम। लेकिन मान लीजिए कि उसने किसी बैंक में कोई एफडी की हुई है, और उस एफडी से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये उसका काम नहीं है। बैंक में एफडी करना उसका काम नहीं, उसका काम क्या है, उसका काम है गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करना, कपड़े बनाना। तो अगर उसको बैंक से कोई ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हुई नॉन ऑपरेशनल इनकम। ऐसे ही मान लीजिए उसके पास कोई फिक्स एसेट था, कोई गाड़ी थी, उसने वो बेच दी, और उसको बेचने पर उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो ये भी नॉन ऑपरेशन इनकम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी बेचना उस कंपनी का या उस फर्म का काम नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं नोट नंबर 18 में कि अदर रिसीट्स आ कहां से रही हैं। तो हम चलते हैं नोट नंबर 18 में। ये है नोट नंबर 18। इसका ब्रेकअप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर में 83,154, और मिसलेनियस रिसीट्स में 91 रुपीज है, यानी कि टोटल है 83,245। अब ये इनकम
काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है कि ये नॉन ऑपरेशनल इनकम की कैटेगरी में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी फिगर को 0.83 लाख को हम अपनी एक्सेल शीट में नॉन ऑपरेशनल इनकम में दिखाएँगे। अब नॉन ऑपरेशनल इनकम इसमें कहाँ पर है? ये जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसमें जब आप थोड़ा-सा नीचे चलते हैं, यहाँ आपको दिखाई देता है रो नंबर 40 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, नॉन ऑपरेशनल इनकम या इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पर हम ये फिगर को डालेंगे 0.83 को, इस तरह से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि उसने कितना माल खरीदा। अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो वो ज़्यादातर खरीदती है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल खरीदने की अगर फिगर आपके पास है P&L के अंदर, तो आप वो इसमें कहाँ पर दिखाएँगे? वो आप दिखाएँगे यहाँ पर परचेज़ेज़ रॉ मटेरियल के अंदर। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी ने आपको बोला है परचेज़ ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड आम तौर पे हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स को, कि फिनिश्ड गुड्स को खरीदा गया और उनको बेचा गया। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिखाया है इस कंपनी ने 475.26 लाख। हम क्या करेंगे, इसको हम दिखाएंगे परचेजेस फिनिश्ड गुड्स के अंदर, यानी कि यहां पर ये फिगर आ जाती है आपकी 475.26। कई बार जो कंपनी है, कंपनी के जो जो अकाउंटेंट्स हैं, वो ये गलती भी कर देते हैं कि रॉ मटेरियल की परचेजेस को भी स्टॉक इन ट्रेड में दिखा देते हैं। इस तरह की गलती अगर होती है, तो वो आपको कंपनी से या पार्टी से पूछना पड़ेगा कि ये जो आप परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहे हैं, हालांकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो ऐसा क्यों है? हो सकता है वो रॉ मटेरियल के ही परचेजेस हो। तो अगर वो रॉ मटेरियल के परचेजेस हैं, तो आप उसे यहाँ पर दिखाएं। हालांकि इसको यहाँ पर या यहाँ पर दिखाने से जो एंड प्रोडक्ट है, यानी कि हमारा जो फाइनल प्रॉफिट है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब है अगला कंपोनेंट, डिक्रीज या इंक्रीज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल का था और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, या यूं कहें कि इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक था और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें कितना डिफरेंस है, वो फिगर यहां पर आती है। ये फिगर ब्रैकेट में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो स्टॉक इन ट्रेड है, उसका स्टॉक एक्चुअली बढ़ा है, उसका अमाउंट बढ़ा है, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक था वो कम था और क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज्यादा है, तभी ये फिगर ब्रैकेट में आती है। हम क्या करेंगे, हम इसके शेड्यूल में चलेंगे, शेड्यूल नंबर 20 में, और जो वहां पर हमको दिखाई देगी कि ओपनिंग स्टॉक क्या था, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, और दोनों स्टॉक को हम यहाँ पर जिस भी कैटेगरी का वो आइटम है, अगर वो रॉ मटेरियल की कैटेगरी में है तो हम ओपनिंग यहाँ पर दिखाएंगे, क्लोजिंग यहाँ पे दिखाएंगे। अगर वो एसआईपी की कैटेगरी में, यानी स्टॉक इन प्रोसेस की कैटेगरी में है, तो हम ओपनिंग दिखाएंगे रो नंबर 19 में, क्लोजिंग दिखाएंगे रो नंबर 20 में, और अगर वो फिनिश गुड्स की कैटेगरी में है, तो ये 22 और 23 नंबर में हम उसको दिखाएंगे। चलिए अब हम वापस आते हैं इसमें, हम चलते हैं नोट नंबर 20 में। ये हमारा नोट नंबर 20, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर डिक्रीज या इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड का अमूमन जो मतलब निकाला जाता है, फिनिश गुड से ही निकाला जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में हम दिखाएंगे ये फिगर 6384, और क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे 54,22,303। अब चूंकि इसको हम लाख में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा हो जाएगा 0.06। हम दिखाएंगे इसको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में 0.06 में, और क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे हम 54.22 लाख। तो ये फिगर हमारी आ जाती है यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले कंपोनेंट की तरफ अपने P&L में। वापस जाते हैं अपने P&L के अंदर हम। अब हमारे पास है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कि एम्प्लॉयज के ऊपर टोटल कितना खर्चा कंपनी ने किया है। इसका भी ब्रेकअप जाना जरूरी है। हम चलते हैं शेड्यूल नंबर 21 में। हम आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 21 में। ये है शेड्यूल नंबर 21। इसमें हमको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। तो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है सैलरी एंड वेजेस। तो वेजेस जो होता है वो आमतौर पर डायरेक्ट कॉस्ट में लिए जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको हम दिखा सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, इस फिगर को 91.25 को 91.25 हम दिखा देते हैं यहाँ पर वेजेस के अंदर, यहाँ 91.25। इसके बाद आपके पास जो बाकी कंपोनेंट्स बचते हैं वो है सैलरी, नॉन पीएफ और अदर एम्प्लॉइज बेनिफिट। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी फिगर है 313.31 लाख की, इसमें से 91.25 को डिडक्ट करके जो बैलेंस बचता है, वो हम दिखा देंगे अपने एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फिगर है ये है 313.31। यहाँ पर हम आ जाते हैं एक्सेल में, यहाँ हम लिखेंगे प्लस 313.31, और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो फिगर हमने यहाँ वेजेस में दिखा दी है 91.25। तो फिगर यहाँ माइनस करके 91.25 यहाँ पर माइनस किया हमने, तो फिगर बच गई हमारी 222.06। ये हमारे हो गए एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट वाला जो कंपोनेंट था वो हमने ले लिया वेजेस के। चलिए आगे चलते हैं अब हम इसमें। बस अगला कंपोनेंट P&L के अंदर क्या है,
अगला कंपोनेंट है हमारा फाइनेंस कॉस्ट का। फाइनेंस कॉस्ट में आप क्या आते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आता है। बैंक ने अगर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस लिए हैं तो वो आते हैं। किसी और पार्टी को या किसी इंस्टीट्यूशन को और कोई इंटरेस्ट दिया गया है तो वो सब फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो हम चलेंगे इसके भी नोट में, नोट नंबर 22 में देखते हैं कि ये जो अमाउंट है 7,35,642, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। नोट नंबर 22 में आते हैं अब हम। ये देखिए, ऊपर 22 में हमको दिखाई दे रहा है बैंक चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, इंटरेस्ट ऑन कार लोन वीजा, देन इंटरेस्ट ऑन कार लोन एंड अदर इंटरेस्ट। इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमें ये जो ऊपर के दोनों कंपोनेंट हैं वो है बैंक चार्जेस और क्रेडिट कार्ड चार्जेस। तो ये एक्चुअली इंटरेस्ट फिगर ना होके ये चार्जेस की कैटेगरी है, तो हम इसको अदर कॉस्ट में ले सकते हैं इन दोनों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे 79,663 और 121130 का, और इसे हम दिखाएंगे यहाँ हमारे पास ये अदर कॉस्ट का जो एक रो है इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7963 को हम कह सकते हैं प्लस 0.80 लाख, और प्लस क्रेडिट कार्ड चार्जेस हैं 1,21,130, तो ये हो गया 1.21, ये टोटल हो गया 2.01, ये आ गया हमारा अदर कॉस्ट में। अब आ जाती है बात इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट में हम अगर एक्सेल में आए तो एक्सेल में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर ये हमारा इंटरेस्ट का के सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, अदर इंटरेस्ट। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास इस इंटरेस्ट के ब्रेकअप में इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन कोई नहीं है, या वर्किंग कैपिटल लिमिट्स कोई भी नहीं है, यानी कि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट्स यानी कि सीसी या ओडी के ऊपर कोई इंटरेस्ट किसी भी बैंक को नहीं दिया है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, टर्म लोन। तो टर्म लोन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि कार लोन के जो इंटरेस्ट हैं टर्म लोन की कैटेगरी के इंटरेस्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करके हम ये फिगर यहाँ पर फीड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन में। हमारी फिगर्स क्या क्या हैं, 0.23 लाख हो गई इंटरेस्ट ऑन कार लोन वीजा, और 4.95 हो जाती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कार लोन, ये जो दूसरा वाला है। तो इसका टोटल 0.23 प्लस 4.95, तो ये हो जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन भी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद है हमारे पास में अदर इंटरेस्ट। अदर इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन टीडीएस की फिगर हमने छोड़ी है और अदर इंटरेस्ट की फिगर छोड़ी है, इन दोनों का टोटल करके हम डालेंगे यहाँ अदर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन टीडीएस है हमारा 0.05 और अदर इंटरेस्ट है 0.11, तो ये टोटल हो गया 0.16। तो इस तरह से हमारा ये इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर बन जाता है। अब यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, कई बार कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अदर एक्सपेंडिचर में, जो अदर एक्सपेंडिचर का जो ब्रेकअप होता है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अदर एक्सपेंसेस में, इसमें भी किसी ना किसी तरह का इंटरेस्ट कई बार आपको देखने मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन देखने मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट मिल सकता है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट आपको दिखाई देता है तो आपको ये ध्यान रखना है, उस इंटरेस्ट को फिगर को भी यहाँ से उठाकर आपको इधर ही जिस भी कैटेगरी को वो बिलोंग करता हो उसमें क्लब करके डालना है, उसमें ऐड करके डालना है। चलिए, हालांकि इस पी के अंदर इस शेड्यूल में आपको ऐसा कोई भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं पी के अगले कंपोनेंट की तरफ। पी का हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 54,46,174। इसको लाख में हम बोलेंगे 54.46। इसको आपने सिंपली अपनी एक्सेल में जाके डेप्रिसिएशन की रो में फीड कर देना है, रो नंबर 31 है ये। तो ये है 54.46 लाख। अगला कंपोनेंट है आपका अदर एक्सपेंसेस का। अदर एक्सपेंसेस हैं आपके 528.22 लाख। हम चलते हैं इसके शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल नंबर 24 में। ये हमारा शेड्यूल नंबर 24। अब इसमें देखिए, इसमें कंपनी ने क्या किया है, अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को दिखाया है अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, जबकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो जाने चाहिए हमारे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के का जो पोर्शन है वो हम लेकर जाएंगे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर अपनी एक्सेल में। डायरेक्ट कॉस्ट हमारा है यहाँ पर, ये है हमारा अदर डायरेक्ट कॉस्ट। पेजेस के ठीक नीचे हम इसमें डायरेक्ट कॉस्ट के कंपोनेंट्स को फीड करेंगे। हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो टोटल है वो हम डालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास फिगर है 10.32 लाख। इस एक्सेल में आ जाते हैं यहाँ, प्लस 10.32 प्लस सेकंड कंपोनेंट है 52.32 और प्लस हमारा तीसरा कंपोनेंट है पावर एंड फ्यूल का। पावर एंड फ्यूल के लिए हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर एक अलग कैटेगरी है, तो हम केवल कंज्यूमेबल गुड्स और जॉब वर्क एक्सपेंसेस के जो फिगर है उसको हम डालते हैं अदर डायरेक्ट कॉस्ट में, और पावर की जो फिगर है उससे हम डाल देंगे पावर कॉस्ट के अंदर, यानी कि यहाँ जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको पावर कॉस्ट इफ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग की पावर कॉस्ट है तो हम इस पूरे के पूरे अमाउंट को 302.79 को डालेंगे यहाँ पर पावर कॉस्ट के अंदर। 302.79 यहाँ आ जाता है। आप चलिए फ्रेंड्स, अब जैसा मैंने पहले बात की थी कि कुछ कंपनीज क्या गलती कर देती हैं कि जो उनकी इन्वेंट्री होती है
उसको वो रॉ मटेरियल में ना दिखा के फिनिश गुड्स में दिखा देती हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो फर्म है या ये जो कंपनी है, ये जो यूनिट है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसका मतलब जो उसके परचेजेस होंगे वो रॉ मटेरियल के शेप में होने चाहिए, जबकि हमने उसको फिनिश गुड्स की शेप में लिया था। अब यहाँ से जो कि हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कंपनी दिखा रही है, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। हम क्या करेंगे, हम उसको जो परचेजेस की जो फिगर थी उसे हम फिनिश गुड्स से उठा के डालेंगे परचेजेस रॉ मटेरियल के अंदर। ये जो 475.26 यहाँ पर हमने डाला था रो नंबर 15 में, हम इसको डालेंगे रो नंबर 12 के अंदर परचेजेस रॉ मटेरियल के अंदर। ये हो जाएगा 475.26, और परचेजेस फिनिश गुड्स में जो फिगर हमने दिखाई थी इसको हम करेंगे जीरो। इसी तरह से हमने यहाँ जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिखाया था, ये भी हम दिखाएंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल के अंदर। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो 0.06 लाख हमने दिखाया था रो नंबर 22 में, ये हम दिखाएंगे रो नंबर 11 में 0.06, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल हम दिखाएंगे 54.22, और यहाँ जो फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग हमने फिगर्स दिखाए थे इसको हम करेंगे जीरो। ये दोनों फिगर्स हैं जीरो। अब ये प्रॉपर फीडिंग हो जाती है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हम बात कर रहे थे अदर एक्सपेंसेस की। तो अदर एक्सपेंसेस में से हमने क्या किया, अदर एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 528.22 लाख। अब इसमें से हमने ये जो तीन कंपोनेंट्स थे, कंज्यूमेबल गुड्स, जॉब वर्क एक्सपेंसेस और पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, इनको हमने ले लिया डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे, जो टोटल है यानी कि ये जो फिगर है 528.22, इसमें से हम ये तीनों फिगर्स को माइनस करेंगे और इसको हम डालेंगे यहाँ अदर कॉस्ट के अंदर। अब अदर कॉस्ट में हमारे पास 2.01 पहले से है, इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं ऐसे, और पहले हम यहाँ लेंगे ये पूरी फिगर। ये जो पूरी फिगर है हमारी है 528.22, यहाँ हमने डाला 528.22। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट क्या क्या करना है, हमें हमें जो डायरेक्ट कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, इनको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे -10.32, -52.32, -302.79, 302.79, और करेंगे हम एंटर। तो हमारी जो अदर कॉस्ट है या अदर एक्सपेंसेस हैं वो बन जाते हैं 164.80 लाख। चलिए अब हम देखते हैं आगे हमारे पास पी&एल के अंदर क्या कंपोनेंट है। हमने ये फिगर भी ले ली है। अब हम आ जाते हैं आगे। अगला जो कंपोनेंट इसमें आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है करंट टैक्स का। करंट टैक्स की जो फिगर है लाख में है 17.88 लाख। तो वो हम दिखाएंगे टैक्स के अंदर, ये है हमारी करंट टैक्स की फिगर, यहाँ हम दिखाएंगे 17.88। दूसरी फिगर इसके अंदर दिखाई दे रही है आपको डेफर्ड टैक्स की। अब डेफर्ड टैक्स की जो फिगर है ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट्स में है, इसका मतलब है ये नेगेटिव फिगर है। तो हम इसको डेफर्ड टैक्स के अंदर नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। डेफर्ड टैक्स का हमारा जो रो है वो करंट टैक्स के नीचे है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे -2.12 लाख। इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाता है, जो कि है 44.38। अब हम देखते हैं कि क्या जो कंपनी ने हमें पी&एल सबमिट किया है उसे टैली हो रहा है या नहीं। ये है प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स की फिगर। अगर हम लैक्स में इसको बोलें तो ये है 44.38 लाख, और यही फिगर हमारी यहाँ पर आ रही है 44.38 लाख। अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो दो वजह से हो सकता है, या तो अगर बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है यानी कि 0.01 का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो हो सकता है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से हो। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे फीडिंग पे मिस्टेक हुई है, तो हमें इस पूरी की पूरी फीडिंग को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि गलती कहाँ पर हुई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, कि इस पूरी ये जो एक्सेल शीट है, इसमें जो जो व्हाइट सेल्स दिखाई दे रहे हैं हमें केवल उनमें ही फीडिंग करनी है। इसके अलावा जो कलर्ड सेल्स हैं, चाहे वो येलो कलर में हो, लाइट येलो कलर में हो, ऑरेंज कलर में है कुछ सेल्स नीचे आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनमें कहीं भी हमको कोई फीडिंग नहीं करनी, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। अगर हम उसमें कुछ भी करेंगे तो फॉर्मूलाज डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे हमारा एंड रिजल्ट गलत आएगा। तो फीडिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इस तरह से हमारा पी&एल का जो पार्ट था वो अब हम पूरा फिल कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के फिगर्स के ऊपर। अब बैलेंस शीट का जो पेज है वो उसकी ठीक ऊपर है। ये है हमारा बैलेंस शीट का पेज। सबसे पहले हमारे पास क्या है, या हम इसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले इस बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे रहा है शेयर कैपिटल, जो कि है 15 लाख रुपए। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली उसका मतलब होता है कि कंपनी की कितने हिस्सेदारी उनके पास में है। मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपए से स्टार्ट हुई और उस कंपनी को तीन लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया, ए, बी और सी ने। मान लीजिए जब कंपनी ने 100 रुपए से स्टार्ट किया तो ए ने उसमें दिए 50 रुपए, बी ने दिए 30 रुपए और सी ने दिए 20 रुपए। टोटल हो गया 100 रुपए।
अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अब ए के पास उस कंपनी के 50% शेयर होल्डिंग हो जाएगी, बी के पास हो जाएगी 30% शेयर होल्डिंग और सी के पास हो जाएगी 20% शेयर होल्डिंग। इस तरह से पूरी कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो 100% बन जाएगी और यही 100 रुपए मिलके कहलाता है शेयर कैपिटल, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 15 लाख। अब हम इसमें देखते हैं, जब हम इसके नोट में जाएंगे यानी कि नोट नंबर 1 में, तो हमें पता चलेगा कि जो शेयर कैपिटल है 15 लाख रुपए, ये किस किसने कंट्रीब्यूट किया है, कहाँ कहाँ से शेयर कैपिटल ये आया है। चलिए चलते हैं नोट नंबर 1 के अंदर। ये है हमारा नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑथराइज कैपिटल कितना है, या और इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितना है। अब इसमें इनका क्या मतलब होता है, हर कंपनी जब बनती है तो उसको उसे ये बताना पड़ता है अथॉरिटीज को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि उसका ऑथराइज कैपिटल क्या होगा। ऑथराइज कैपिटल का मतलब कि वो कंपनी कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है मैक्सिमम अपने शेयर होल्डर से, या अपने जो मालिक हैं उनसे वो टोटल कितना पैसा इकट्ठा कर सकती है। और वो जो पैसा इकट्ठा कर सकती है उसके वो कितने कितने रुपए के शेयर्स अलॉट करेगी और कितने शेयर्स अलॉट करेगी नए शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 15 लाख रुपए है और यहाँ लिखा हुआ है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी टोटल 15 लाख रुपए इकट्ठा कर सकती है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये 15 लाख रुपए कैसे इकट्ठा कर सकती है, वो टोटल 1.5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है और हर एक शेयर की कीमत होगी 10 रुपए। तो इस तरह से 1.5 लाख यानी 1,50,000 इंटू 10 बन जाता है 15 लाख। अब कंपनी ने ये तो बता दिया कि वो कितना शेयर कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। अब उसने वो शेयर्स इशू किए, इशू करने के बाद में जितने भी शेयर होल्डर्स शेयर्स को खरीद लेते हैं, जितना पैसा कंपनी के पास आ जाता है, वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पेड अप जो कैपिटल है वो भी 15 लाख रुपए है, यानी कि कंपनी के सारे शेयर्स शेयर होल्डर्स ने खरीद लिए हैं। हालांकि हर कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार आपको दिखाई देगा कि ऑथराइज कैपिटल ज्यादा होगी और पेड अप कैपिटल कम होगी। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने जो ऑथराइज कैपिटल में शेयर्स बताए वो बताए 1,50,000, बट जो पेड अप कैपिटल है उसके अंदर 1 लाख शेयर्स ही आ रहे हैं, यानी कि कंपनी इकट्ठा तो कर सकती है 1.5 लाख शेयर्स बेच सकती है, लेकिन जो खरीदार उसको मिले वो 1 लाख शेयर्स के ही मिले, या उसने कंपनी ने केवल 1 लाख शेयर्स ही इशू किए अपने शेयर होल्डर्स को। चलिए, अब यहाँ पर कंपनी ने 1.5 लाख शेयर्स ही बेचने थे और पूरे 1.5 लाख शेयर्स बेचने के बाद उसके पास इकट्ठा हो गया 15 लाख रुपए। तो ये बन गया हमारा पेड अप कैपिटल। हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर जाती है वो पेड अप कैपिटल की ही जाती है। ये ऑथराइज कैपिटल की फिगर हमारे बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाती है। चलिए, अब अब हमें ये देखना है कि ये जो शेयर होल्डिंग है 15 लाख की, इसमें कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि कंपनी के मालिक कौन कौन है। कंपनी का मालिक कौन होता है, कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास उस कंपनी की शेयर होल्डिंग होती है। तो अक्सर आपको कंपनीज की बैलेंस शीट में दिखाई देगा डिटेल्स ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5 शेयर्स, यानी कि जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, उसके नाम कंपनी यहाँ पे डिक्लेयर कर रही है। यहाँ पर हमने नाम को थोड़ा सा मास्क किया है, हाइड किया है, जिससे आइडेंटिटी रिवील ना हो, लेकिन आपको फर्स्ट इनिशियल दिखाई दे रहा है आर पी और यू। तो मिस्टर आर के पास हैं 75,000 शेयर, मिस्टर पी के पास हैं 45,000 शेयर और मिस्टर यू के पास हैं 30,000 शेयर। अगर आप इसका टोटल करेंगे 75,000, 45,000 और 30,000 का, तो ये बन जाता है 1,50,000, यानी कि ये हो गए 1.5 लाख शेयर्स। अब इसको परसेंटेज में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो क्योंकि टोटल शेयर्स थे 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 75,000 शेयर मिस्टर आर के पास में है, तो उनकी शेयर होल्डिंग होगी 50%। मिस्टर पी के पास शेयर्स हैं 45,000, तो उनकी शेयर होल्डिंग हो जाती है 30%। मिस्टर यू के पास हैं 30,000 शेयर्स, यानी उनकी शेयर होल्डिंग हो जाती है 20%। तो टोटल मिला के हो गए 1.5 लाख। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इस कंपनी के मिस्टर आर पी और यू के अलावा और कोई शेयर होल्डर्स नहीं। पर आपके पास जो बैलेंस शीट्स आएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी शेयर होल्डर्स के नाम आपको यहाँ दिखाई दें। कई बार किसी कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको जो केवल मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम ही यहाँ दिखाई देंगे। किसी किसी बैलेंस शीट में ये भी हो सकता है कि आपके पास शेयर होल्डर्स की लिस्ट ना आए, तो ऐसे केसेस में आपको कंपनी से वो शेयर होल्डर्स की लिस्ट मांगनी पड़ेगी कि वो कंपनी आपको लेटेस्ट शेयर होल्डर्स की लिस्ट प्रोवाइड करे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस शेयर कैपिटल की फिगर को, यानी कि जो 15 लाख की जो फिगर है हमारी, इसे हम दिखाएंगे अपनी एक्सेल शीट में सही जगह पर। ये फिगर हमारी कहाँ दिखाई देगी एक्सेल शीट में, तो हमारी जो एक्सेल शीट है इसमें ऊपर है एसेट साइड, जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी साइड में दिखाई देती है। तो हम नीचे चलते हैं थोड़ा, कि यहाँ से लायबिलिटी साइड शुरू हो रही है रो नंबर 88 से, और लायबिलिटी साइड में थोड़ा और नीचे हम चलेंगे, लास्ट में हमको ऑलमोस्ट लास्ट में यहाँ कैपिटल के अंदर एक सब कैटेगरी मिलती है पेड अप कैपिटल की। यहाँ पर हम दिखाएंगे 15 लाख, यानी कि 15 लाख। चलिए नेक्स्ट कॉम्पोनेंट में चलते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस की फिगर हमें दिखाई दे रही है 43.48 लाख। चलते हैं इसके शेड्यूल के अंदर। शेड्यूल नंबर 2 में हमारा शेड्यूल नंबर 2 जो है वो ये है रिजर्व सरप्लस का। यहाँ पे टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है 43,48,000। अब ये फिगर क्या है? रिजर्व सरप्लस क्या होता है? कंपनी साल दर साल जो प्रॉफिट इकट्ठा करती चली जाती है वो हमारा रिजर्व सरप्लस में जाता चला जाता है। उसके अलावा रिजर्व सरप्लस की कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे एक होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व बनता है, कंपनी क्या कर सकती है कि अपने असेट्स को, खासकर फिक्स असेट्स को बीच में कभी जाके रीवैल्यूएट करवा सकती है। तो आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व की फिगर भी यहाँ दिखाई दे सकती है। उसके अलावा कैपिटल रिजर्व भी हो सकते हैं, जनरल रिजर्व हो सकते हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ बात करते हैं रिजर्व सरप्लस की। ज्यादातर केसेस में, प्राइवेट लिमिटेड के केसेस में आपको रिजर्व सरप्लस के अंदर कोई कैटेगरी दिखाई नहीं देगी, सिंपली एक फिगर दिखाई देगी रिजर्व सरप्लस की। अब रिजर्व सरप्लस को जब हम और डिटेल में देखते हैं तो आपको दिखाई देता है पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर दिखाई देता है ऐड ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट या लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या हुआ कहने का कि इस साल के शुरू में कंपनी का ओपनिंग बैलेंस रिजर्व सरप्लस का क्या था। ओपनिंग बैलेंस अब यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी पिछले साल तक लॉस में थी, पिछले साल तक ये लॉस में ऑपरेट कर रही थी। पिछले साल तक उसने कितना लॉस कमाया था? वो लॉस कमाया था 90,011 रुपीज। इसके बाद इस साल उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 44,38,434। अगर आप ध्यान दें तो ये वही फिगर है जो आपके पी एंड एल में नेट प्रॉफिट की फिगर आई थी। पी एंड एल में हम वापस चलते हैं एक बार। ये था आपका प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स 44,38,434। यही फिगर उठ के हमारी चली जाती है रिजर्व सरप्लस के अंदर, तो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो अब क्या होगा, इन दोनों की हम नेटिंग करते हैं, यानी कि चूंकि ये फिगर माइनस की है और ये फिगर पॉजिटिव है, तो नेट होके फिगर आती है 43,48,423। ये फिगर बन जाती है रिजर्व सरप्लस, और वही फिगर हमारी हमें दिखाई देती है यहाँ बैलेंस शीट के अंदर, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, रिजर्व सरप्लस की फिगर को दिखाएंगे हम पेड अप कैपिटल के ठीक नीचे, यानी कि 43.48 को हम दिखाएंगे यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज का। ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की टोटल फिगर हमें दिखाई दे रही है 4,57,03,571। हमें फिर चलना पड़ेगा नोट नंबर 3 में, जिससे हमें पता चले कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। चलते हैं नोट नंबर 3 के अंदर। ये हमारा नोट नंबर 3 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। टोटल हमारा वही है जो ऊपर बैलेंस शीट के अंदर है। इसमें हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, एचडीएफसी बैंक फॉर वीजा कार, यस बैंक फॉर डिस्कवरी कार, और फिर दिखाई दे रहे हैं अनसिक्योर्ड। तो ये दोनों तो बहुत क्लियर है कि ये टर्म लोन्स हैं। कंपनी ने किस बैंकों से कार लोन लिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की फिगर को ऐड करके हम दिखाएंगे टर्म लोन के अंदर। टर्म लोन की फिगर हमारी कहां पर आती है, लायबिलिटी के साइड में ही। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो है टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स। इसके अंदर फ्रॉम अवर बैंक, यानी जिस भी बैंक में आप काम कर रहे हैं, अगर उस बैंक से कोई लोन है, टर्म लोन है, तो उसकी फिगर को यहाँ दिखाइए। अगर दूसरे बैंक से कोई लोन है, टर्म लोन है, तो उस फिगर को आप दिखाएंगे यहाँ पर रो नंबर 105 में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करके हम दिखा देते हैं फ्रॉम अदर बैंक्स में। तो ये हमारी फिगर है 9.55 और यस बैंक की फिगर है 53.48। तो हम यहाँ दिखाएंगे प्लस 9.55 प्लस 53.48। ये फिगर बन जाती है 63.03 लाख। चलिए अब बात आ गई इसकी अनसिक्योर्ड लोन्स की। ये लिखा है लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। अमाउंट काफी बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो शेयर होल्डर से जो पैसा इकट्ठा करती है वो कंपनी, हो सकता है वो उतना ना हो जितना उस कंपनी को जरूरत हो। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास जो और ऑप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी जा सकती है किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए। जब उसके पहले कंपनी के जो मालिक हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अपने रिलेटिव्स से, क्लोज रिलेटिव्स से या रिलेटेड पार्टीज से वो कुछ पैसा अगर ले सकें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उनको कम ब्याज पर या बिना ब्याज के मिल सकता है, बिना इंटरेस्ट के मिल सकता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको लोन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड पार्टीज, वो फिगर है 3,94,196। यानी कि जो कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने अपने रिलेटेड पार्टीज से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से ये पैसा इकट्ठा किया है। अब एक टर्म होता है बैंकिंग में, वो होता है क्वासी कैपिटल या क्वासी इक्विटी। इसका क्या मतलब होता है, क्वासी कैपिटल या क्वासी इक्विटी उस पैसे को कहते हैं जो कि कैपिटल तो नहीं है पर कैपिटल जैसा ही ट्रीटमेंट उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा कंपनी के जो मालिक हैं, फर्म के जो मालिक हैं, वो अपने रिलेटेड पार्टी से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से लेते हैं और वो लंबे समय तक कंपनी के अंदर रहता है। तो वो कैपिटल की तरह ही उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए उसको कैपिटल तो नहीं कहते, बट उसे क्वासी कैपिटल, क्वासी इक्विटी कहा जाता है। अब ये फिगर हमें अपनी बैलेंस शीट में कहाँ दिखानी है? बैलेंस शीट में हमें ये फिगर दिखानी है अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर हमें दो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक है अनसिक्योर्ड लोन टू बी टेकन एज क्वासी इक्विटी, एक है अनसिक्योर्ड लोन अदर देन क्वासी इक्विटी। अब ये दो कंपोनेंट्स क्यों हैं? एक
रूल है अनसिक्योर्ड लोन से क्वासी इक्विटी इकट्ठा करने का भी। रूल ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी कितना भी क्वासी कैपिटल इकट्ठा कर ले, नहीं। कोई भी कंपनी पैसा तो कितना भी ले सकती है अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, लेकिन क्वासी कैपिटल का जो बेनिफिट है वो केवल उतने अमाउंट को दिया जाएगा जितना कि उसके पास, कंपनी के पास अपना कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है। मतलब क्या हुआ कहने का, यहाँ पर इस कंपनी के पास अपना जो कैपिटल है वो है 15 लाख रुपए, रिजर्व सरप्लस है वो 43.48 लाख, टोटल हो जाता है 58 लाख 48 हजार, यानी कि 58.48 लाख। तो ये कंपनी को जो क्वासी कैपिटल का बेनिफिट मिलेगा वो केवल 58.48 लाख तक ही मिलेगा। मतलब क्या हुआ कहने का, इस टोटल अमाउंट में से 58.48 लाख तो हम दिखाएंगे अनसिक्योर्ड लोन्स टू बी टेकन एज क्वासी इक्विटी के अंदर, यानी कि यहाँ पर, और बाकी जो अमाउंट बचता है वो हम दिखाएंगे अनसिक्योर्ड लोन्स अदर देन क्वासी इक्विटी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस 394.00 में से 58.48 को माइनस करके जो फिगर बचती है वो हम दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 394.00 माइनस 58.48, ये फिगर बची 335.52 लाख। तो ये हमारे बन गए अनसिक्योर्ड लोन्स अदर देन क्वासी इक्विटी। अब इसमें एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, हमें क्वासी कैपिटल का बेनिफिट तभी देना है अगर वो कंपनी ये कहती है या डिक्लेरेशन देती है, अपने फाइनेंशियल्स में ऐसा दिखाती है कि जो अमाउंट है क्वासी कैपिटल का वो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। ऐसा ना हो कि कंपनी मार्च 20 में तो लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज का अमाउंट दिखा रही है, बट मार्च 21 के या मार्च 22 के बैलेंस शीट में वो फिगर गायब हो रही है। अगर वो फिगर हट रही है, गायब हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी उस अमाउंट को पे ऑफ करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हम अनसिक्योर्ड लोन्स की फिगर को यहाँ टर्म लायबिलिटी में ना दिखा के हम दिखाएंगे उसको करंट लायबिलिटी के अंदर। करंट लायबिलिटी में हम उसको लॉन्ग टर्म डेट ड्यू विद इन 1 ईयर में दिखा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब वापस आते हैं एक बार सिक्योर्ड लोन की तरफ। सिक्योर्ड लोन की फिगर में हमने क्या किया था, हमने दोनों ही बैंक के जो कार लोन्स थे उसको ऐड करके हमने उस फिगर को डाला था टर्म लोन फ्रॉम अदर बैंक्स। लेकिन एक प्रिंसिपल होता है करंट लायबिलिटी का या लॉन्ग टर्म डेट ड्यू विद इन 1 ईयर। मतलब क्या हुआ कहने का कि टर्म लोन, जो टोटल टर्म लोन कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है, उसमें से जो अमाउंट कंपनी को अगले 12 महीने में पे करना है, यानी कि बैलेंस शीट बनने के बाद ये है मार्च 20 की बैलेंस शीट, इसका मतलब अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक कंपनी को जो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है प्रिंसिपल की, अपने टर्म लोन की, वो जो अमाउंट है वो टर्म लोन में से घट के ताकि हमें दिखाना होता है लॉन्ग टर्म डेट ड्यू विद इन 1 ईयर। अब ये फिगर आपको बैलेंस शीट से यदि नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी से पूछना पड़ेगा कि इन दोनों जो टर्म लोन्स वो दिखा रही है कंपनी, उसका रिपेमेंट शेड्यूल कैसा है, यानी कि उसको कितना अमाउंट इन दोनों कार लोन्स में से प्रिंसिपल में से पे करना है। मान लीजिए वो जो फिगर है वो निकल कर आती है 12 लाख रुपए कि यस बैंक का जो लोन है उसमें उसको अगले 1 साल में 10 लाख रुपए प्रिंसिपल में पे करना है। एचडीएफसी बैंक का जो कार लोन है उसमें से उसको 2 लाख रुपए अगले 1 साल में पे करना है प्रिंसिपल में। तो मिलाकर हो गया 12 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट ड्यू विद इन 1 ईयर में फिगर डालेंगे 12 लाख रुपीज, और ये 12 लाख को हम इस टर्म लोन की फिगर में से कम कर देंगे। कम यदि नहीं करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। यहाँ से हम 12 लाख रुपीज कम कर देंगे तो हमारा जो टर्म लोन का जो फिगर है वो घटकर रह जाएगा 51.03 लाख, और उसका जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि 12 लाख रुपए वो हमारे चले गए लॉन्ग टर्म डेट ड्यू विद इन 1 ईयर। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले कंपोनेंट की तरफ। अगला कंपोनेंट हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, पर यहाँ पर कोई भी फिगर कंपनी ने नहीं दिखाई है। अगर यहाँ पर कोई फिगर आ रही हो तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको दिखाना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। ये हमें रो नंबर 113 के अंदर हमारे पास है डेफर्ड टैक्स, यहाँ पर हमें फिगर को शो करना है। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आमतौर पे कंपनी ने अगर किसी बैंक से कोई कैश क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि सीसी फैसिलिटी, सीसी लिमिट ले रखी है, ओडी लिमिट ले रखी है, तो वो आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहाँ पर कंपनी ने कोई भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं ली हुई है, इसलिए फिगर यहाँ पर निल है। अगर यहाँ पर कोई फिगर होती तो हम उसको क्या करते, हम अपने एक्सेल शीट में करंट लायबिलिटी में हम दिखाते वर्किंग कैपिटल बोरोइंग के अंदर। वर्किंग कैपिटल बोरोइंग में भी हमारे पास दो रोज हैं, एक है वर्किंग कैपिटल बोरोइंग फ्रॉम अवर बैंक, एक है फ्रॉम अदर बैंक्स। अगर हमारे बैंक से कोई सीसी लिमिट, ओडी लिमिट कंपनी ने ली हुई है तो हम उसे दिखाएंगे यहाँ पर रो नंबर 91 में, और दूसरे बैंक से अगर कोई ली हुई है फैसिलिटी वर्किंग कैपिटल की सीसी या ओडी के, हम दिखाएंगे फ्रॉम अदर बैंक्स में रो नंबर 92 के अंदर। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। अब हमारा आ जाता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होते हैं, ट्रेड पेबल होते हैं कि कंपनी ने किस किस से माल खरीदा है, कच्चा माल खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है या फिनिश गुड्स खरीदे हैं, लेकिन उसका अभी पैसा नहीं दिया है, यानी कि उधार खड़ा हुआ है मार्केट का उसके ऊपर। तो ये फिगर हमें दिखाई दे रही है 4,86,25,000। आप इसके शेड्यूल्स में भी जा सकते हैं, शेड्यूल नंबर 6 में चलते हैं, शेड्यूल नंबर 6 की तरफ।
ये है शेड्यूल नंबर 6। यहाँ पर इन्होंने इसका ब्रेकअप दिया है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की तरफ उसे कितना देना है और दूसरे सप्लायर्स की तरफ कितना पैसा उसे देना है। अच्छा ये होता है कि आप कंपनी को ये बोलिए कि इसकी डिटेल्ड लिस्ट आपको प्रोवाइड करिए कि कौन-कौन सी पार्टियाँ हैं जिसका कि उधार उसने वापस देना है, यानी कि जिसका जो कि उसके आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं। चलिए, तो इस पूरी की पूरी फिगर को हम लाख में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 486.25। 486.25 को हम दिखाएँगे क्रेडिटर फॉर परचेज़ेज़ के अंदर, यहाँ पर 486.25 आ जाता है हमारा रोल नंबर 94। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में कंपनी ने दिखाया है 1,07,38,267। चलते हैं इसके शेड्यूल की तरफ, शेड्यूल नंबर 7 में। ये है शेड्यूल नंबर 7। इसमें आपको अदर करंट लायबिलिटी का ब्रेकअप मिल जाएगा, जैसे हमें दिखाई दे रहा है एडवांस रिसीव कस्टमर्स, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पेबल, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, सैलरी पेबल। इस तरह से हमें कई सारे कंपोनेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। हमारी एक्सेल शीट में हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के अलग एक रो बनाई हुई है, जो कि है रो नंबर 98। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो फिगर है 13.02 लाख की एडवांस रिसीव कस्टमर्स की, इसे आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो बाकी फिगर बचती है, यानी कि ये जो फिगर है 107.38, इसमें से एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स की फिगर को माइनस करके हम दिखा सकते हैं अदर्स में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे प्लस 107.38 और इसमें से माइनस करेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की फिगर को, यानी कि 30.02 को। ये फिगर हमारी बन गई 94.36 लाख। तो ये हमारी टोटल अदर करंट लायबिलिटीज की फिगर हो जाती है 119.38 लाख। चलिए, अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। इस तरह से हमारा अब लायबिलिटी साइड के सारे कंपोनेंट्स हो चुके हैं। इसके बाद एक कंपोनेंट बचता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कंपनी ने कोई भी अमाउंट नहीं दिखाया है। अगर यहाँ पर कोई अमाउंट दिखाया होता तो हम उसे क्या करते, हम उसे भी यहाँ अदर्स वाले ही रो में इस फिगर को ऐड कर सकते थे, तो ये फिगर 94.36 से बढ़ के कुछ और हो जाती। चलिए, तो अब हमारा जो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है, वो आ रहा है ये 11 करोड़ 9 लाख 15,454। हम देख लेते हैं कि हमारा टोटल कितना आ रहा है लायबिलिटी साइड का। ये देखिए, ये हमारा फिगर है 11,1109.14, और यहाँ पर ये है 1101.15। तो ये 0.01 का डिफरेंस है, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। इसको हम बाद में मैच कर लेंगे जब हम एक बार एसेट साइड के कंपोनेंट्स को फीड कर लेंगे। अब हम चलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड हमारी इस एक्सेल शीट में लायबिलिटीज के ऊपर है। ये हमारा एसेट साइड है। शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे दिख रहा है इसमें फिक्स्ड असेट्स का। फिक्स्ड असेट्स के अंदर इन्होंने दो कंपोनेंट्स दिखाए हैं, एक है टेंजिबल असेट्स, एक है इनटेंजिबल असेट्स। अब इनमें क्या फर्क होता है? टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जो कि कंपनी के कोर फिक्स्ड असेट्स होते हैं। कोर फिक्स्ड असेट्स का मतलब होता है जिसके अंदर कंपनी की लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी। कुछ और फिक्स्ड असेट्स हो सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, उसके अंदर गाड़ियां हो सकती हैं। ये सब होते हैं टेंजिबल असेट्स, जिनको कि आप देख सकते हो, जिनको कि आप महसूस कर सकते हो, जिनको कि आप वैल्यू असाइन कर सकते हो डायरेक्टली। अब कुछ होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, वो इनटैंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा गुडविल होती है, वो इनटैंजिबल एसेट की कैटेगरी में आती है। कोई कंपनी अगर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब कंपनी नई नई सेटअप होती है तो उसको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, और उस खर्च को एक साथ ना दिखा के कंपनी धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ करती है, हर साल में थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट से उसमें इसकी तरफ देती जाती है। वो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। इसी तरह से होते हैं कुछ प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेंजिबल एसेट्स की जो फिगर है उसको तो हम दिखाएंगे फिक्स एसेट्स के अंदर। फिक्स एसेट्स का शेड्यूल आपको मिलेगा अपने एसेट साइड में, यहाँ रो नंबर 66 में शुरू हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है लैंड एंड बिल्डिंग, एक है प्लांट एंड मशीनरी, और एक है सनब्रीज। अब इसका ब्रेकअप आपको कैसे मिलेगा? आपको चलना पड़ेगा शेड्यूल के अंदर। तो हम चलेंगे शेड्यूल नंबर 9A में। 9A का जो शेड्यूल है हमारे पास वो ये है। इसके अंदर सबसे ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा है प्लॉट एंड बिल्डिंग। प्लॉट एंड बिल्डिंग का थोड़ा सा ऊपर करता हूं, आपको क्या चाहिए फिगर। अब इसमें कई सारे आपको दिखाई देंगे कॉलम्स। इसमें सबसे पहले है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर है आपके पास में यूजफुल लाइफ, फिर है ओपनिंग क्या थी, फिर है ड्यूरिंग द ईयर एडिशन क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर डिलीशन क्या हुआ वो यहाँ दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या आया क्रॉस ब्लॉक का वो यहाँ। इसके बाद आ जाता है डिप्रिसिएशन के कॉलम्स। डिप्रिसिएशन सबसे पहले है पिछले साल तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, इस साल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इसके बाद टोटल डिप्रिसिएशन अब तक का कितना हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेट ब्लॉक के दो कॉलम्स, एक है डब्ल्यूडीवी यानी कि नेट ब्लॉक, इस साल का एंड नेट ब्लॉक कितना है और पिछले साल का एंड नेट ब्लॉक कितना था। तो ये सारे हमारे कॉलम्स है। हमारे लिए सबसे रिलेवेंट जो कॉलम है इसमें वो एक है
ग्रॉस ब्लॉक में जो हमें दिखाई दे रहा है क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन करंट ईयर, यानी करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर हमारा था 31 मार्च 2020 की फीडिंग कर रहे हैं, 31 मार्च 2020 में ग्रॉस ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग बैलेंस क्या था। अब इसके अंदर भी हमें आइटम वाइज चलना है। सबसे पहले हमारे पास है प्लॉट एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर हमारे पास एक ही कंपोनेंट है, वो इसका है, जिसका क्या अमाउंट हमें दिख रहा है 43 लाख। तो हम क्या करेंगे, 43 लाख की फिगर को हम दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पर ये आ गया 43 लाख। दूसरा कंपोनेंट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी का। वापस चलते हैं, ये देखिए ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये ज़्यादातर प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है वैक्यूम क्लीनर, एसी, बैटरीज, कंप्रेशर, कन्वेयर ड्रायर, नीचे दिखाई दे इलेक्ट्रिकल गुड्स, मशीनरी, फिक्सर, मोटर एंड बोरिंग। तो ये ज़्यादातर, ये सारा का सारा आइटम हमारा मशीनरी की कैटेगरी में हम ले सकते हैं। तो इसका जो टोटल है ग्रॉस ब्लॉक का वो है 228.16। तो हम क्या करेंगे, 228.16 को दिखाएंगे यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं सन्ड्रीज में। सन्ड्रीज यानी बाकी सारी जो आइटम है, यानी लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के जो सारा आइटम बचता है, वो हम दिखा सकते हैं इसके अंदर, सन्ड्रीज के अंदर। तो हम इसके दो तरीके हैं, या तो हम इन सारे कंपोनेंट्स का टोटल कर लें। एक टोटल है हमारा 14.41, 67.58, 10.44 और 4.36, इन सब का टोटल करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो ग्रॉस ब्लॉक का टोटल है, यानी कि ये जो टोटल है 367.95, इसमें से इन दोनों को टोटल को माइनस करके ये फिगर यहाँ डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 367.95 यहाँ पे लेंगे प्लस 367.95, उसमें से माइनस करेंगे हम इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल हमें यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है 271.16, 271.16। ये हमारा बन गया सनरीज का फिगर। तो ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स हमारे बन गए 367.95 लाख, यानी कि इसके बराबर। चलिए इसके आगे आ जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन में हमें फिर से जो करंट ईयर एंड का जो डेप्रिसिएशन है, ये हमें दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2020। पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन ये था। इस कंपनी का पिछले साल तक डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं था, बिकॉज पिछले साल ये नई कंपनी थी, तो उसने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था। उसके जो नेक्स्ट ईयर था यानी कि 2019-20, उसमें इसने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किए फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो टोटल डेप्रिसिएशन बन गया ये। इसका जो टोटल है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 54.45 लाख। तो ये फिगर हम डालेंगे यहाँ पर 54.45, तो आपका निकल कर आ जाता है नेट फिक्स एसेट्स, या जिसको हम नेट ब्लॉक भी कहते हैं, ये है 313.50। ये फिगर एग्जैक्टली आपकी टैली होगी यहाँ नेट ब्लॉक से। ये देखिए ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है 313.50, ये फिगर आपकी आ गई यहाँ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है इनटेंजिबल एसेट्स का। इनटेंजिबल एसेट्स है हमारे 10,485। चाहे तो शेड्यूल नंबर बी में जाके देख भी सकते हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स में कंपनी ने क्या क्या चीज को ऐड किया है। चलते हैं शेड्यूल 9 बी की तरफ। ये है 9 बी शेड्यूल। 9 बी शेड्यूल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी एक तरह का इनटेंजिबल एसेट ही होता है। यहाँ पर भी जैसे फिक्स एसेट शेड्यूल में होता है, हमें ओपनिंग फिगर दिखाई देती है, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, फिर टोटल डेप्रिसिएशन और फिर डब्ल्यूडीबी दिखाई दे रही है। हमें क्या करना है, इनटेंजिबल एसेट में हमें सिंपली जो इनटेंजिबल एसेट की जो क्लोजिंग फिगर है यानी 10,485, उसको इनटेंजिबल एसेट में अपनी एक्सेल शीट में भर दें। हमारी एक्सेल शीट में इनटेंजिबल एसेट की फिगर हमें कहाँ पे भरनी है, ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर रो नंबर 86 में। डेफर्ड टैक्स एसेट्स के नीचे इंटेंजिबल एसेट्स है, फिगर हमारी लाख में हो जाती है 0.10। तो ये फिगर हमें यहाँ पे दिखाती है इंटेंजिबल एसेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कंपनी ने नहीं दिखाए हैं कोई भी। अगर कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म एडवांसेस किसी को दिए हुए हैं तो फिर वो फिगर यहाँ पे दिखाई देगी, और हमें वो फिगर को क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा लॉन्ग टर्म, ये अदर नॉन करंट एसेट के अंदर हम उसे दिखा सकते हैं अदर्स में। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। चलिए अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। अगला कंपोनेंट हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स में फिगर आ रही है 2.12 लाख। 2.12 लाख डेफर्ड टैक्स एसेट की फिगर जो एक्सेल शीट में हमें भरनी है इंटेंजिबल एसेट्स के ठीक ऊपर, ये है 2.12। ये हो गई डेफर्ड टैक्स एसेट्स की फिगर। डेफर्ड टैक्स एसेट्स होते क्या हैं, क्या है, जब कंपनी अपने डेप्रिसिएशन को फाइनलाइज करती है तो वो दो तरीके से करती है। एक है कंपनीज एक्ट के अंदर, एक है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इन दोनों, इनकम टैक्स के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। अभी समझने के लिए केवल इतना समझना हमारा जरूरी है कि इस ये जो दोनों के रूल्स के अंदर जो डिफरेंस आ जाता है, कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो रूल है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो रूल है, इसकी वजह से डिफरेंस आता है डेप्रिसिएशन में। वो फिगर हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर जाती है, और वही फिगर हमें
बैलेंस शीट में दिखानी होती है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, करंट एसेट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमारा अमाउंट आ रहा है 54.22 लाख, जो हमें दिखाई देगा शेड्यूल नंबर 12 के अंदर। हम चलते हैं शेड्यूल नंबर 12 में। यह शेड्यूल नंबर 12, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक इन हैंड 54.22 लाख। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, वो कई बार अपने स्टॉक को 3 अलग-अलग कंपोनेंट्स में दिखाती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टॉक इन प्रोसेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें भी अपना जो एक्सेल शीट है, उसमें तीनों कंपोनेंट्स को अलग-अलग दिखाना होगा। हमारा जो इन्वेंट्री का जो कंपोनेंट है, वो हम दिखाते हैं यहाँ करंट असेट्स के अंदर। जो पहला कंपोनेंट है, वो हमारा है इन्वेंट्रीज का। इसके अंदर ये है रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स और कंज्यूमेबल स्पेस। तो हमें रेस्पेक्टिव फिगर्स को यहाँ दिखाना होगा। यहाँ पर 54.22 की फिगर है। अभी हमने जब P&L को भरा था, तो हमने जो इन्वेंट्री की फिगर थी, वो हमने दिखाई थी पूरी की पूरी रॉ मटेरियल के अंदर। ये देखिए क्लोजिंग रॉ मटेरियल था, ये फिगर है 54.22 लाख, और यही फिगर आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है 54. तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को पूरे को हम रॉ मटेरियल के अंदर डाल देते हैं 54.22। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं अपनी बैलेंस शीट के। हमारी बैलेंस शीट का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इन्वेंट्री के बाद में, वो है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, कंपनी ने जिनको भी उधार पर माल बेचा हुआ है, यानी कि माल बेच दिया, अपनी इन्वेंट्री को बेच तो दिया, लेकिन अभी पैसा आना बाकी है मार्केट से, तो वो बन जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है 370.64 लाख। शेड्यूल नंबर है 13। चलते हैं शेड्यूल नंबर 13 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम केवल उन रिसीवेबल्स को करंट एसेट के अंदर ले जा सकते हैं जो कि 6 महीने तक की आउटस्टैंडिंग है। वो भी रिसीवेबल अगर 6 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो वो नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में जाएगा। मतलब ये हुआ कि बैंकिंग टर्म्स में ये माना जाता है कि अगर कोई उधारी 6 महीने तक नहीं आई है, तो इसका मतलब है वो उधारी आना थोड़ा-सा डाउटफुल हो गया है, तो इसलिए उसको नॉन करंट एसेट में ले लिया जाता है, करंट एसेट उसको काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, ये कंपनी दिखा रही है, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स के अंदर फिगर दिखा रही है 23.59 लाख, और ड्यू फॉर लेस देन 6 मंथ्स में दिखा रही है 347.04 लाख। तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों को अपनी-अपनी जगह पर डालेंगे अपने एक्सेल के अंदर। हमारे एक्सेल में ये दोनों फिगर्स कहाँ-कहाँ जाएँगी? देखिए, ये है हमारा ट्रेड डेटर्स के अंदर डेटर्स लेस देन 6 मंथ्स। तो डेटर्स लेस देन 6 मंथ्स हमारे हैं 347.04, तो ये फिगर हम यहाँ डालेंगे 347.04। और जो मोर देन 6 मंथ्स की फिगर है, वो फिगर हमारी नीचे जाएगी नॉन करंट एसेट के अंदर। नॉन करंट एसेट के अंदर ये है डेटर मोर देन 6 मंथ्स। ये फिगर है हमारी 23.59। ये फिगर हम डालेंगे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी के बैलेंस शीट में आपको ब्रेकअप नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको कंपनी से वो ब्रेकअप मांगना पड़ेगा कि वो आपको ये बताए कि उसके 6 महीने तक के डेटर्स कितने हैं और 6 महीने से ऊपर तक के डेटर्स कितने हैं, जिससे आप उसको सही कैटेगरी में डाल सकें। नेक्स्ट कंपोनेंट में चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कैश एंड बैंक बैलेंस। टोटल आ रहा है 37.24 लाख। शेड्यूल नंबर है हमारा या नोट नंबर है 14। नोट नंबर 14 में चलते हैं, देखते हैं 37.24 लाख में क्या-क्या कंपोनेंट आ रहे हैं। ये है शेड्यूल नंबर 14। इसमें दिखाई दे रहा है हमें कैश इन हैंड 10,63,000, और बैंक बैलेंस इन करंट अकाउंट दिखाई दे रहा है 26.61। तो हम क्या करेंगे, हम इसे डालेंगे रेलेवेंट जगह पे अपने एक्सेल शीट में। हमारे एक्सेल शीट में करंट एसेट में ही हमें कैश का दिखाई देगा सेल। ये है कैश एंड बैंक बैलेंस, दोनों का टोटल हमें यहाँ डालना है। टोटल है हमारा 37.24 लाख, तो ये बन गया यहाँ 24। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद हमारे पास है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अमाउंट कितना है 42.23 लाख। इसका नोट नंबर है 15। चलते हैं नोट नंबर 15 की तरफ। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी हमें बहुत ध्यान देना है कि वाकई जो अमाउंट कंपनी ने दिखा है वो शॉर्ट टर्म लोन्स ही हैं। ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म लोन कंपनी ने दिया हो और उसको शॉर्ट टर्म में दिखा रहा हो। चलिए यहाँ आ जाते हैं। इस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमें दो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज, एक दिखा रहे हैं एडवांस टू सप्लायर्स। एडवांस टू सप्लायर्स तो शॉर्ट टर्म एडवांस ही होता है, और इसे हम दिखाएंगे करंट एसेट के अंदर एडवांस टू सप्लायर के अंदर। ये फिगर जाएगी हमारी यहाँ पर 13.18 लाख। अब जो दूसरा कंपोनेंट है लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज, अगर किसी भी कंपनी ने, किसी भी फर्म ने अपने ग्रुप कंपनीज को, रिलेटेड कंपनीज को, सिस्टर कंसर्न्स को कोई पैसा दे रखा है, तो वो हमें अलग ही दिखाना होता है बैलेंस शीट में। और वो हम कहाँ दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं ये रो नंबर 76 में हमारे पास में एक सेल है, वो है इन्वेस्टमेंट इन या लोन्स टू ग्रुप कंसर्न्स। इसके अंदर हमें वो अमाउंट दिखाना होगा 29.05 लाख। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पैसा कंपनी ने एक्चुअली इस बिजनेस से निकाल कर अपनी दूसरी कंपनी को दे दिया।
दूसरी कंपनी को जब वो दे दिया, तो इस बिज़नेस का पैसा नहीं रह गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इस पैसे को हम कंपनी के जब नेट वर्थ कैलकुलेट करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट होती है, कंपनी के नेट वर्थ में से इस अमाउंट को कम कर दिया जाता है और वो कंपनी की टैंजिबल नेट वर्थ या जिससे टैंजिबल नेट वर्थ बनती है। चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में अमाउंट है 289.09 लाख। देखते हैं इसके शेड्यूल में क्या-क्या हमको मिलता है। शेड्यूल नंबर 16 में चलते हैं। शेड्यूल नंबर 16 में हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक्चुअली करंट एसेट नहीं है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ये कोई ऐसा फिक्स एसेट है जो कि अभी तैयार नहीं हुआ है। कोई बिल्डिंग है जो बन रही है, कोई मशीन है जो तैयार हो रही है, तो ये एक्चुअली फिक्स एसेट का पार्ट होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, उसे हम अदर करंट एसेट में ना दिखा के हम दिखाएंगे उसकी सही जगह पर। उसकी सही जगह है हमारी फिक्स्ड एसेट्स के ठीक नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाई देता है हमें, यहाँ दिखाएँ। ये फिगर है हमारी 152.23, ये आएगी यहाँ पर। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या कंपोनेंट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉफी डे। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, अक्सर ये जल्दी वापस नहीं आने वाले होते। तो ये भी नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में जाने चाहिए। तो हमारे पास इसके अंदर 2 सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दिखाई दे रहे हैं, एक है 5 लाख, एक 25,000, इनका टोटल हो गया 5.25 लाख। तो इसको हम क्या करेंगे, हम दिखाएँगे नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट के अंदर हमारे पास है ये अदर डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो इसे हम यहां दिखाएंगे 5.25 लाख। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड एक्सपेंसेस विदाउट डाउट करंट एसेट का ही पार्ट है, तो इसे हम अदर करंट एसेट में ही लेंगे। जैसे रिसीवेबल करंट एसेट का ही पार्ट है। बैंक गारंटी, बैंक गारंटी जो होती है ये आईजीएल को दी हुई है 17,52,000 की कंपनी ने। बैंक गारंटी का पता नहीं कि कितने पीरियड की बैंक गारंटी है। अगर हमें ये श्योर है कि बैंक गारंटी अगले 12 महीनों में वापस आने वाली है, तो हम इसको करंट एसेट का पार्ट मानेंगे। और अगर हमें ये श्योर नहीं है कि अगले 1 साल में वापस आएगी, तो हम इसे नॉन करंट एसेट में ही लेंगे। नॉन करंट एसेट में ये फिगर जाएगी 17.52 लाख की। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है जीएसटी डिपॉजिट अंडर प्रोटेस्ट। अंडर प्रोटेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगेन ये फिगर डाउटफुल हो गई। हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगले 1 साल में फिगर वापस आएगी कि नहीं आएगी, पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को भी अदर नॉन करंट एसेट में ही दिखाएँगे। हम क्या करेंगे अब, ये बैंक गारंटी वाली फिगर और जीएसटी डिपॉजिट अंडर प्रोटेस्ट की फिगर को ऐड करेंगे और इसे हम दिखा देंगे यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट के अंदर अदर्स में। यहाँ हम क्या करेंगे प्लस 17.52 जो कि हमारी बैंक गारंटी की फिगर थी। दूसरी फिगर है जीएसटी डिपॉजिट की अंडर प्रोटेस्ट यानी 0.28, ये फिगर हमारी यहाँ पे आ गई 17.80 लाख बन गया टोटल हमारा। ये हो गया नॉन करंट एसेट पार्ट। अब देखते हैं हमारे पास इसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट बचा है। हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को दिखा दिया नॉन करंट में, सिक्योरिटी डिपॉजिट को दिखाया नॉन करंट में, सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी दिखाया नॉन करंट। हमारे पास बाकी जो बचा, एक है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी 1.58 लाख। इसको हम क्या करेंगे, करंट एसेट के अंदर चलते हैं। करंट एसेट में हमारे पास में ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस का सेल, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 1.58 लाख, ये फिगर आ जाएगी 1.58 यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास में और फिगर्स क्या-क्या बचती हैं, ये है जीएसटी रिसीवेबल और बचा हमारे पास टीडीएस या टीसीएस रिसीवेबल और बचा टीडीएस अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टीज। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं 86.85 लाख, 25.24 लाख और 0.14 लाख। यहाँ पर आ जाते हैं अपनी एक्सेल में। एक्सेल में हमारे पास में है अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट के अंदर तो अदर्स का जो रो है उसमें हम दिखा देंगे इन तीनों को प्लस 86.85 प्लस 25.24 एंड प्लस 0.14, टोटल हो गया 112.23। ये फिगर यहाँ पर आ जाती है। चलिए, इस तरह से हमारे ये सारे ही कंपोनेंट्स अब हमने इंक्लूड कर लिए हैं अपनी एक्सेल के अंदर। अब देखते हैं हमारे पास और क्या कंपोनेंट बच रहा है बैलेंस शीट में। चलिए, बैलेंस शीट में हमारे सारे कंपोनेंट्स खत्म हो चुके हैं। तो हमारा जो टोटल देखते हैं, एसेट साइड का क्या आ रहा है, हमारा एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1109.13 और लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1109.14, यानी कि केवल 0.01 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस इसी तरह का बहुत नॉमिनल डिफरेंस आपको मिलता है, इसका मतलब होता है कि राउंडिंग ऑफ का ही फर्क है। हम क्या करेंगे, करंट एसेट में किसी भी कंपोनेंट में 0.01 बढ़ा सकते हैं। इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि 0.01 की फिगर इतने बड़े अमाउंट में नेग्लिजिबल है, कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस को 37.24 जो हमने लिया था इसे 37.25 कर लेते हैं। तो हमारा असेट और लायबिलिटी साइड का जो वो है बैलेंस है वो हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर असेट और लायबिलिटी इक्वल हो गए, ये डिफरेंस हमारा जीरो हो गया। चलिए, हमारी फीडिंग अब पूरी हो चुकी है। इसके नीचे अब सारा का सारा जो एनालिसिस है वो अपने आप आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ रेलेवेंट फिगर्स की मैं बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेटवर्थ।
नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ का मतलब होता है जो कैपिटल है कंपनी का, उसके साथ में हम ऐड कर देते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इस कंपनी का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निल था, उसमें फिर हम ऐड करते हैं अनसिक्योर्ड लोन टू बी टेकन एज क्वास इक्विटी, उतना अनसिक्योर्ड लोन जो कि क्वास इक्विटी में हमने लिया था। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो बनता है नेटवर्थ। नेटवर्थ बन गई 116.96। अब क्या होता है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डेफर्ड टैक्स असेट और इनटैंजिबल असेट की फिगर को। वो हमारी फिगर थी 2.22 लाख, सब्ट्रैक्ट किया, फिगर बनी 114.74 लाख। इसे कहा जाता है टैंजिबल नेटवर्थ। अब इस फिगर में से जब हम माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट या लोन्स जो कि ग्रुप कंसर्न्स को दिए गए हैं, तो ग्रुप कंसर्न को जो लोन दिए गए थे वो दिए गए थे 29.05 लाख। तो हमारी जो फिगर निकल कर आती है वो निकल कर आती है 85.69 लाख, और इसे कहा जाता है एडजस्टेड टैंजिबल नेटवर्थ। तो यहां से बहुत क्लियर हो जाता है कि कैपिटल, नेटवर्थ, टैंजिबल नेटवर्थ और एडजस्टेड टैंजिबल नेटवर्थ में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है इन चारों में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फिगर है कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है हमारा जो टोटल कैपिटल है और जो टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये मिलके बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखिए यहाँ पे अगर आप सेल देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो फॉर्मूला है वो है C141 और C145 का टोटल। 141 में हमारे पास क्या था? वो था एडजस्टेड टैंजिबल नेटवर्थ। एडजस्टेड टैंजिबल नेटवर्थ में जब हम ऐड करते हैं आपका टोटल टर्म लायबिलिटीज हमारी है 386.55 लाख, तो टोटल बना 472.24 लाख। ये होता है हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे चलते हैं और हमारे पास उसमें क्या रेलेवेंट फिगर्स हैं। हमारे पास रेलेवेंट फिगर है नेट वर्किंग कैपिटल की। नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की करंट लायबिलिटी उसके करंट एसेट से ज्यादा है। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी के पास नेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है। और जब नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आता है तो हमारा करंट रेशियो जो होता है वो 1 से भी कम आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे करंट रेशियो आ रहा है 0.93। आइडियल करंट रेशियो माना जाता है कि एटलीस्ट 1 के ऊपर तो होना ही चाहिए, यानी करंट एसेट्स हमेशा ही करंट लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्विक रेशियो आ रहा है 0.84। ये एक हेल्दी फिगर माना जाता है। क्विक रेशियो क्या होता है? जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री की फिगर को माइनस कर देते हैं तो वो बन जाते हैं क्विक एसेट्स, और क्विक एसेट्स को जब हम करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो बन जाता है क्विक रेशियो। तो ये आ रहा है 0.84। ये एक हेल्दी फिगर है। इसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रही है, यानी टोटल जो इंटरेस्ट में खर्चा कर रही है, वो उसका उसको वो कितना कवर कर रही है अपनी टोटल प्रॉफिट से। प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन लगने से पहले जो प्रॉफिट उसको हो रहा है, उसे कहा जाता है एबिटा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकल कर रहा है 22.31 लाख। इसका फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है C30/C37। हम देख लेते हैं C30 क्या है, C37 क्या है। C30 है आपका, ये हम आ जाते हैं P&L की तरफ। C30 में आपको दिख रहा है PBDITA, यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन। ये है PBDITA की फिगर, हो गई 119.11 और डिवाइडेड बाय C37। है हमारा टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंड, यानी सब मिला के उसने कितना इंटरेस्ट में खर्चा किया। तो ये फिगर बहुत हेल्दी है कंपनी की। आमतौर पे अगर ये फिगर 1.3 से ऊपर है, 1.4 से ऊपर है, तो इस फिगर को ठीक माना जाता है, आप उस कंपनी को फाइनेंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये है हमारा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है? कंपनी की जो कैपिटल है, नेटवर्थ है, टैंजिबल नेटवर्थ है, उसको छोड़ के जो भी लायबिलिटी, जो भी बाहर से, चाहे करंट लायबिलिटी हो या जो वो टर्म लायबिलिटी हो, वो सब हो जाती है हमारी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ पर हमने टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को दो तरह से कैलकुलेट किया है। एक बार हमने क्वासी कैपिटल को भी टर्म लायबिलिटी ट्रीट किया है, और एक बार हमने क्वासी कैपिटल को नेटवर्थ का पार्ट माना। तो हमें दो तरह से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी की फिगर मिल जाती है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म डेट भी हमने दो तरह से कैलकुलेट की है। एक है क्वासी कैपिटल को टर्म लायबिलिटी मानते हुए, और एक है क्वासी कैपिटल को नेटवर्थ मानते। तो जब हम क्वासी कैपिटल को नेटवर्थ मानेंगे तो ऑब्वियसली हमारा लॉन्ग टर्म डेट कम हो जाएगा। ऐसे ही जब हम क्वासी कैपिटल को नेटवर्थ मानेंगे तो हमारा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कम हो जाएगा। अब इसमें जो रेशियोज निकलते हैं वो भी दो निकलते हैं। एक है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल, एक है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टैंजिबल नेटवर्थ। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल जो आ रहा है वो है 17.97, और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टैंजिबल नेटवर्थ जो आ रहा है वो आ रहा है 11.58। ये भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने अगर अपना 1 रुपया लगाया है तो बाहर से उसने जो उधारी ले रखी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म उधारी हो चाहे वो शॉर्ट टर्म उधारी हो, वो करीब करीब 11.5 रुपए की है। यानी कि कंपनी का जो लिवरेज पोजीशन है वो भी बहुत हेल्दी नहीं है। अब हम आ जाते हैं डीई रेशियो पे। डेट इक्विटी रेशियो हमने दो तरह से कैलकुलेट किया है। एक बार हमने क्वासी कैपिटल को टर्म लायबिलिटी माना है, एक बार हमने क्वासी कैपिटल को नेटवर्थ माना है।
ये भी बहुत हेल्दी नहीं दिखाई दे रहा। डेट इक्विटी रेशियो क्या कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेट करता है कंपनी की जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और उसके अगेंस्ट जो उसका अपना पैसा लगा है उसका रेशियो क्या है। आमतौर पे जो हेल्दी रेशियो होता है वो 3 तक होना चाहिए, यानी अगर कंपनी का अपना 1 रुपया है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसकी 3 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 4.5 आ रहा है, रेशियो 4.5 आ रहा है, यानी कि उसका अपना अगर 1 रुपया है तो उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 4.5 रुपए की। ऐसे ही टीयूएल बाई एडजस्टेड टीएनडब्ल्यू का जो रिलेवेंट जो बेंचमार्क रेशियो माना जाता है आमतौर पे वो 4:1 तो 4.5 तक ही माना जाता है, जबकि यहाँ पर कंपनी का वो रेशियो आ रहा है 11.58, वो हेल्दी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हमको दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, या जिसको पीबीटी बाय नेट सेल्स से कैलकुलेट किया जाता है, वो है 4.35। तो ये काफी हेल्दी है, 4.35 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी माना जाता है, तो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है नेट प्रॉफिट टू सेल्स का मार्जिन, वो है 3.21%, ये भी हेल्दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न इक्विटी है 38.68%, ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसकी लिक्विडिटी पोजीशन और लिवरेज पोजीशन अनहेल्दी है। उसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्विक रेशियो और जो ऑपरेटिंग मार्जिन इसके हैं, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है कंपनी की, और कंपनी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होने का एक और कारण है क्योंकि कंपनी के ऊपर उधारी ज्यादा नहीं है, ऐसी उधारियां ज्यादा नहीं है जिस पर कि उसको ब्याज देना पड़ रहा हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इस टेबल में जो भी आपके बैंक के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए रेशियोज हों वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे करंट रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके बैंक का क्या है, और डेट इक्विटी रेशियो आपके बैंक ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, और टीओएल बाई एटीएनडब्ल्यू क्या प्रिस्क्राइब किया है। तो अगर आप वो डाल देंगे यहाँ पे तो ये एक्सेल शीट आपको ये बता देगी कि क्या इस कंपनी के जो रेशियोज हैं एक्सेप्टेबल हैं या नॉट एक्सेप्टेबल हैं। जैसा कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्विक रेशियो एक्सेप्टेबल आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी एक्सेप्टेबल आ रहा है, लेकिन करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टीओएल बाई एटीएनडब्ल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे एनालाइज करना है, कैसे स्टडी करना है। इस एक्सेल शीट का लिंक आपको इस कंपनी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें मेल करके भी ये एक्सेल शीट मांग सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।